सिस्टेमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का एपिसोड 22 है और आज हम रीट्राई पैटर्न्स को इस तरह से समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए तैयार होने में मदद करेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड दुनिया में नेटवर्क नॉइज और डेटाबेस लॉक्स होना लाजमी है, इसलिए आपका सिस्टम इनसे कैसे रिकवर करता है, इसमें महारत हासिल करना इंटरव्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। हम 7 कोर स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे जिनमें एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जिटर शामिल है, ताकि आप ये पक्का कर सके कि आप बिना किसी रीट्राई स्टॉर्म को ट्रिगर किए एक रेजिलिएंट कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके। ये बेसिक लूप से आगे बढ़कर प्रोडक्शन ग्रेड स्टेबिलिटी हासिल करने के बारे में है। हम शुरुआत करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के उस बेसिक केओस से, जहां हमारा खास फोकस इस बात पर होगा कि दो तरह की एरर्स के बीच फर्क कैसे किया जाए, ट्रांजिएंट ब्लिप्स और परमानेंट फेलियर्स। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि रीट्राई करना कब फायदेमंद होगा और कब ये सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी है। इसके बाद हम इमीडिएट रीट्राई वाली अप्रोच को देखेंगे और उन रिस्क्स को समझेंगे जिनसे रीट्राई स्टॉर्म पैदा हो सकता है, जो किसी पहले से ही स्ट्रगल कर रही सर्विस को पूरी तरह क्रैश कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2 कोर स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जिटर। आप देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर थंडरिंग हर्ट्स को रोकते हैं और ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने लायक बनाए रखते हैं। हम लेटेंसी बजट्स की रुकावटों पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि रीट्राइज को सर्किट ब्रेकर्स के साथ कंबाइन करना कैसे एक जरूरी सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। वैसे ये कवर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब रीट्राइज वाकई फेल हो जाते हैं तब क्या होता है। इसलिए हम डेड लेटर क्यूज और डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखने में आइटम पोटेंसी के जरूरी रोल को भी समझेंगे। आखिर तक आपके पास रेजिलिएंट कम्युनिकेशन बिल्ड करने का एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा और सिस्टम रिलायबिलिटी के बारे में पूछे जाने पर इंटरव्यूअर्स इसी तरह की डेप्थ की उम्मीद करते हैं। चलिए एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो आपको अक्सर फेस करनी पड़ सकती है। मान लीजिए कि आप एक हाई ट्रैफिक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ऑपरेट कर रहे हैं, जहां सर्विसेज हर सेकंड हजारों रिक्वेस्ट भेज रही हैं। अचानक डाउनस्ट्रीम डेटाबेस में बस 2 सेकंड का एक छोटा सा लैग आ जाता है। अब अगर आपकी सर्विसेज स्मार्ट रीट्राई पैटर्न्स यूज नहीं कर रही हैं तो वे तुरंत यूजर को एरर दिखा देंगी। या फिर इससे भी बुरा ये हो सकता है कि जैसे ही डेटाबेस रिकवर हो, सारी सर्विसेज उसी मिलीसेकंड में उसे फिर से हिट करने की कोशिश करें और उसे दोबारा क्रैश कर दें। यहां समझने वाली बात यह है कि बड़े स्केल पर कनेक्शन पूल लिमिट्स और नेटवर्क कंजेशन जैसे छोटे कंस्ट्रेंट्स भी बहुत बड़े बॉटलनेक्स बन जाते हैं। यहां फेलियर सिर्फ एक सिंगल एरर नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे सिस्टम में फैलने वाला एक कास्केडिंग फेलियर है। इंटरव्यू में इस कॉन्टेक्स्ट को समझाना ये दिखाता है कि आप जानते हैं कि आपका कोड आइसोलेशन में काम नहीं करता। आप ये साबित कर रहे हैं कि आपको पता है कि यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस देते हुए सिस्टम की स्टेबिलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सारा खेल इसी बैलेंस का है कि आप सक्सेस के लिए काफी परसिस्टेंट भी रहें और अपनी डिपेंडेंसीज के लिए इतने पोलाइट भी कि उन्हें ओवरवेल्म ना कर दें। रिट्राई पैटर्न्स को मास्टर करने का मतलब सिर्फ एक सिंपल लूप बनाना नहीं है, ये असल में रेजिलियंसी के लिए डिजाइन करने के बारे में है। ये काम कैसे करता है? ये रिमोट कॉल से आने वाले एक्सेप्शंस को इंटरसेप्ट करता है और एरर टाइप के आधार पर यह फैसला लेता है कि क्या हमें रुककर फिर से कोशिश करनी चाहिए। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि क्लाउड एनवायरनमेंट में नेटवर्क रिलायबिलिटी सिर्फ एक मिथ है। आपको यह मानकर चलना होगा कि हर कॉल फेल हो सकती है। यहां फेलियर का सबसे बड़ा कारण ओवर ऑप्टिमिज्म है, यानी ये मान लेना कि अगर आप बस बार बार कोशिश करते रहेंगे तो अंत में काम बन ही जाएगा। इससे रिसोर्स एग्जॉशन हो सकता है, जहां आपकी एप्लीकेशन नए रिक्वेस्ट सर्व करने के बजाय अपना सारा समय डेड रिक्वेस्ट को रिट्राई करने में ही बर्बाद कर देती है। किसी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपको यह दिखाना होता है कि आपने इन पैटर्न्स के ट्रेड ऑफ्स के बारे में गहराई से सोचा है। आप सिर्फ सेफ रहने के लिए रिट्राई ऐड नहीं कर रहे हैं, आप इसे स्पेसिफिक लिमिट्स और गार्डरेल्स के साथ कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो अनहैप्पी पाथ को भी उतनी ही ग्रेसफुली हैंडल कर सके जितनी अच्छी तरह वो सक्सेसफुल पाथ को करता है। इससे ये पता होता है कि ट्रांजिएंट इश्यूज सिर्फ कुछ समय के लिए रहें और आपके यूजर्स के लिए परमानेंट आउटेज ना बन जाए। माइक्रो सर्विसेज की इस दुनिया में केओस ही इकलौता कांस्टेंट है। हम यहाँ उन टेम्पररी नेटवर्क ब्लेप्स, डेटाबेस लॉक्स और डाउनस्ट्रीम सर्विस रीबूट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से रोकना नामुमकिन है। ये इवेंट्स आपके सिस्टम में नॉइज की तरह काम करते हैं और आप इस नॉइज को कैसे हैंडल करते हैं, इसी से आपका ओवरऑल अप टाइम तय होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हर छोटी मोटी रुकावट पर हाई सेवेरिटी अलर्ट ट्रिगर होने लगा तो आपकी टीम बर्नआउट हो जाएगी और आपके यूजर्स का भरोसा टूट जाएगा। हालांकि यहाँ जिस फेलियर मोड पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है वो है एम्प्लीफिकेशन। अगर आपका रीट्राई लॉजिक बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो ये एक छोटे से ब्लिप को भी पूरे सिस्टम कोलैप्स में बदल सकता है। इसे इमेजिन करने का एक आसान तरीका किसी ऑडियो सिस्टम का फीडबैक लूप है। एक छोटी सी आवाज एम्पलीफाई होते होते कान फाड़ देने वाले शोर में बदल जाती है।
इंटरव्यू में जब आपसे सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए तो इस केओस का जिक्र करना ये दिखाता है कि आप एक रियलिस्ट हैं। आप ये मान रहे हैं कि नेटवर्क अनरिलायबल है और आपने अपना आर्किटेक्चर इस तरह बनाया है कि वो इन झटकों को सोख ले, ना कि उन्हें एंड यूजर तक पहुंचने दे। ये असल में एक ऐसा बफर बनाने के बारे में है जो प्रेशर के दौरान भी सिस्टम को स्टेबल रखे। किसी भी रीट्राई स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा ये है कि आप ट्रांजिएंट और परमानेंट एरर्स के बीच का फर्क समझें। ट्रांजिएंट एरर्स जैसे कि 503 सर्विस अनअवेलेबल या 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स ऐसी टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं जहां रीट्राई करना वाकई में सही रहता है, क्योंकि कुछ ही मिली सेकेंड्स में सिचुएशन बदल सकती है। दूसरी तरफ परमानेंट एरर्स जैसे 404 नॉट फाउंड या 401 अनऑथराइज्ड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी बार कोशिश कर लें। एक 401 एरर को रीट्राई करना सिर्फ कंप्यूट पावर और समय की बर्बादी है। यहां जरूरी बात यह है कि यह आपके सिस्टम को उन प्रॉब्लम्स पर फालतू मेहनत करने से बचाता है जिन्हें ठीक करने के लिए कोड चेंज या किसी इंसान के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। यहां सबसे बड़ी गलती मिसक्लासिफिकेशन है। अगर आप किसी परमानेंट एरर को ट्रांजिएंट मान लेते हैं तो आप बिना वजह अपने सिस्टम पर लोड और लेटेंसी बढ़ा रहे हैं। इंटरव्यू में आपको यह जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपका रीट्राई लॉजिक हमेशा सबसे पहले एरर कोड को चेक करता है। इससे पता चलता है कि आप हर रीट्राई की कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं और सिस्टम एफिशिएंसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये एक सीनियर लेवल समझ की निशानी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स असल में स्ट्रेस के दौरान कैसे बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब बात करते हैं सबसे सिंपल अप्रोच की, जो है इमीडिएट रिट्राई मैकेनिज्म। इसमें होता यह है कि जैसे ही क्लाइंट को कोई एरर मिलता है, वो बिना किसी देरी के उसी पल फेल हुई रिक्वेस्ट को दोबारा सबमिट कर देता है। ये उन बहुत ही छोटे सब मिली सेकेंड वाले नेटवर्क ग्लिचेस के लिए काफ़ी असरदार है जो कभी कभार हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सक्सेसफुल रिकवरी के लिए सबसे कम लेटेंसी देता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसका सबसे बड़ा फेलियर मोड यह है कि यह बहुत अग्रेसिव है। अगर डाउनस्ट्रीम सर्विस पहले से ही लोड की वजह से स्ट्रगल कर रही है तो उसे तुरंत फिर से हिट करना सबसे खराब चीज होगी जो आप कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गिरते हुए इंसान को लात मारना। आर्किटेक्चरल नजरिए से देखें तो मॉडर्न हाई स्किल सिस्टम्स के लिए यह तरीका बहुत ज्यादा रफ या ब्लंट है। इंटरव्यू में आप समझा सकते हैं कि हालांकि आप बहुत स्पेसिफिक और लो रिस्क कॉल्स के लिए इससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको कुछ ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। ये जस्टिफाई करना जरूरी है कि ये सिंपल अप्रोच क्यों नाकाफी हो सकती है और पूरे सर्विसेज के इकोसिस्टम की हेल्थ को बचाने के लिए आप किन बेहतर ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करेंगे। जब इमीडिएट रिट्राइज गलत हो जाते हैं तो रीट्राई स्टॉर्म की सिचुएशन बन जाती है। ये ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी और सिंक्रोनाइज्ड लहर की तरह काम करता है, जहां हर क्लाइंट फेल हो रही सर्विस को एक साथ हिट करने लगता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मामूली स्लोडाउन को भी टोटल आउटेज में बदल सकता है, जिससे एक तरह का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पैदा हो जाता है। यहाँ फेलियर मोड ये है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। सिर्फ एक सर्विस स्लो होने के बजाय उसे कॉल करने वाली हर सर्विस टाइम आउट होने लगती है, क्योंकि वे सब फेल्ड रिट्राइज के लूप में फंस जाती हैं। इंटरव्यू में आप इसे थंडरिंग हर्ड ऑन स्टेरॉइड्स की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल ऑप्टिमाइजेशन, यानी सिर्फ अपनी एक रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश, ग्लोबल फेलियर्स का कारण बन सकती है। यहाँ ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल रिक्वेस्ट की सक्सेस और पूरे प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी के बीच होता है। जब आप इन सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे हो तो आपको एक गुड सिटीजन बनना होगा और ये समझना होगा कि बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होना असल में डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इस रिस्क को एक्सप्लेन करने से ये पता चलता है कि आपके पास वो आर्किटेक्चरल फोरसाइट है जिससे आप ऐसे सिस्टम्स बनाने से बच सकें जो मुश्किल समय में अनजाने में खुद को ही तबाह कर लेते हैं। इन ट्रैफिक स्टॉर्म से बचने के लिए हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसी सर्विस को बार बार हिट करने के बजाय हम हर कोशिश के बीच का डिले बढ़ाते जाते हैं। ये ऐसे काम करता है कि जैसे जैसे हमारी कोशिशें फेल होती हैं, हम उस फेल होती सर्विस को रिकवर होने के लिए और भी ज्यादा समय देते जाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ट्रैफिक को असरदार तरीके से थ्रॉटल कर देता है, जिससे डाउनस्ट्रीम सिस्टम को अपना क्यू क्लियर करने और वापस संभलने का मौका मिल जाता है। हालांकि यहाँ एक फेलियर मोड ये है कि इससे यूजर लेटेंसी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा बैक ऑफ कर देते हैं तो यूजर को उस रिस्पॉन्स के लिए कई सेकंड तक इंतजार करना पड़ सकता है, जो मिली सेकेंड्स में आ जाना चाहिए था। असल में आप एक क्विक एरर के बदले स्लो सक्सेस का सौदा कर रहे हैं। इंटरव्यू में सिस्टम हेल्थ और यूजर एक्सपीरियंस के बीच इस बैलेंस के बारे में बात करना बहुत अच्छा रहता है। इससे आप ये दिखाते हैं कि आपको पता है कि किसी स्ट्रगल करती हुई डिपेंडेंसी को ब्रीदिंग रूम कैसे देना है। फेलियर को हैंडल करने का ये तरीका बस बार बार जल्दी जल्दी ट्राई करने से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। समय के साथ लोड को फैलाकर आप इस बात की संभावना काफी बढ़ा देते हैं कि जब सर्विस तैयार हो तब आपकी बाद वाली रिट्राइज वाकई में कामयाब हों।
बैक ऑफ एल्गोरिदम आमतौर पर एक फॉर्मूले को फॉलो करता है, जैसे डिले इक्वल्स अ बेस टाइम मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ द अटेम्प्ट नंबर। तो अगर आपका बेस 100 ms है तो आपका सीक्वेंस होगा 100, 200, 400 और इसी तरह आगे। ये रिक्वेस्ट्स के बीच के टाइम विंडो को बढ़ाता जाता है, जिससे सिस्टम को संभलने का मौका मिलता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी अग्रेशन को कम करने का एक प्रिडिक्टेबल और मैथमेटिकल तरीका देता है। लेकिन इसमें एक फेलियर मोड भी है। आपको मैक्सिमम डिले की एक लिमिट या कैप लगानी पड़ती है। बिना किसी लिमिट के वेट टाइम बढ़ते बढ़ते मिनटों तक पहुंच सकता है, जो किसी भी रियल टाइम ऐप के लिए बेकार है। जब आप इंटरव्यू में इसे समझा रहे हो तो मैक्स बैक ऑफ सीलिंग की इंपॉर्टेंस बताना ना भूलें। आपको यह भी सोचना होगा कि शुरुआती बेस वैल्यू को कैसे चुना जाए। अगर ये बहुत छोटी है तो आप अभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, और अगर बहुत बड़ी है तो सिस्टम स्लो महसूस होने लगेगा। ये एक फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस है जो आपके स्पेसिफिक सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। ये दिखाना कि आप इस एल्गोरिदम के मैथ और इसकी प्रैक्टिकल लिमिट्स दोनों को समझते हैं, ये सिग्नल देता है कि आप इसे रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। भले ही आप बैक ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी आपको थंडरिंग हर्ड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, खासकर तब जब आपके सारे क्लाइंट्स पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड हों। मान लीजिए कि एक साथ 1000 क्लाइंट्स फेल हो जाते हैं और वो सब एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो वे सब बिल्कुल एक साथ 100 मिलीसेकंड्स के मार्क पर रीट्राई करेंगे, फिर 200 मिलीसेकंड्स पर और इसी तरह आगे भी। ये बड़े पल्सेस की एक सीरीज की तरह काम करता है, जो अभी भी सर्वर को क्रैश कर सकता है। इसका सॉल्यूशन है जिटर, जिसका मतलब है डिले में थोड़ी रैंडमनेस जोड़ना। अब ठीक 100 मिलीसेकंड्स के बजाय हो सकता है कि एक क्लाइंट 95 मिलीसेकंड्स वेट करे और दूसरा 105 मिलीसेकंड्स। यहाँ जरूरी बात यह है कि ये उस सिंक्रोनाइजेशन को तोड़ देता है, जिससे वे पल्सेस ट्रैफिक के एक स्टेबल और मैनेजेबल फ्लो में बदल जाते हैं। यहाँ फेलियर तब हो सकता है जब आप एक खराब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, जो असल में लोड को ठीक से स्प्रेड ना कर पाए। इंटरव्यू में जिटर का जिक्र करना एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है कि आपने इस बारे में सोचा है कि जब आपका कोड एक साथ हजारों मशीनों पर चल रहा होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। ये सिंगल क्लाइंट माइंडसेट से हटकर टोटल सिस्टम माइंडसेट की ओर बढ़ने के बारे में है, और हाई स्केल एनवायरनमेंट्स में सीनियर इंजीनियर से बिल्कुल यही उम्मीद की जाती है। हमें लेटेंसी बजट्स और टाइम आउट्स पर भी ध्यान देना होगा। हर रिक्वेस्ट के लिए एक टोटल टाइम फिक्स्ड होता है कि वो कितना समय ले सकती है। ये सिस्टम पूरे ऑपरेशन के लिए एक ओवरऑल लिमिट सेट करके काम करता है, जिसमें उसके सारे रीट्राइज भी शामिल होते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका टोटल रीट्राई टाइम कॉलिंग सर्विस के टाइम आउट से ज़्यादा हो जाता है तो आप बस उस रिक्वेस्ट पर फालतू मेहनत कर रहे हैं जिसे यूज़र पहले ही छोड़ चुका है। यहाँ एक बड़ा फेलियर मोड ज़ॉम्बी रिक्वेस्ट का होता है, जहाँ कॉलर के हार मान लेने और आगे बढ़ जाने के बहुत बाद तक आपका रीट्राई लूप चलता रहता है। ये बिना किसी वजह के आपके थ्रेड्स और रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देता है। इंटरव्यू में आपको इस बारे में बात करनी चाहिए कि आप पूरी कॉल चेन में इन टाइम आउट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आपको पता है कि आप अपना बजट एक्सीड करने वाले हैं तो बेहतर है कि आप फेल फास्ट करें। यह अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने और यह पहचानने के बारे में है कि कब कोई ऑपरेशन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इससे कोई एक स्लो डिपेंडेंसी पूरे सिस्टम में बैकअप क्रिएट नहीं कर पाती, जो आपकी सर्विस के बाकी हिस्सों को इफेक्ट करे, और यही ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा है। बेहतर प्रोटेक्शन के लिए हम रीट्राइज के साथ सर्किट ब्रेकर्स को इंटीग्रेट करते हैं। जहां रीट्राइज का मतलब है फिर से कोशिश करो, वहीं सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं कुछ देर के लिए कोशिश करना पूरी तरह बंद कर दो। ये फेलियर रेट को ट्रैक करके काम करता है। अगर ये रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और सभी रिक्वेस्ट्स बिना डाउनस्ट्रीम कॉल को ट्राई किए तुरंत फेल हो जाती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फेल हो रही सर्विस को पूरी तरह से राहत मिल जाती है, और अक्सर भारी ओवरलोड से रिकवर होने का यही एकमात्र तरीका होता है। यहाँ जिस फेलियर मोड का ध्यान रखना है वो है गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया थ्रेशोल्ड, जहाँ सर्किट बहुत जल्दी खुल जाता है या बहुत देर तक खुला रहता है, जिससे बेवजह डाउन टाइम होता है। इंटरव्यू में ये जरूर समझाएं कि ये दोनों पैटर्न्स एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। रीट्राइज छोटे और थोड़े समय के ब्लिप्स को संभालते हैं, जबकि सर्किट ब्रेकर लंबे समय तक चलने वाले आउटेज को हैंडल करता है। ये डुअल लेयर डिफेंस एक रोबस्ट आर्किटेक्चर की पहचान है। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ चीज़ों के ठीक होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो मुश्किल समय में खुद की और अपने पड़ोसी सिस्टम्स की एक्टिवली रक्षा कर सकता है, और एक रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बिल्कुल यही करने की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है जब आप अपनी सारी रीट्राइज खत्म कर चुके होते हैं और सर्किट ब्रेकर अभी भी ओपन है? यहीं पर डेड लेटर क्यू या डीएलक्यू एस्केलेशन काम आता है। ये फेल हुई रिक्वेस्ट को लेकर उसे एक अलग स्टोरेज एरिया में भेज देता है, ताकि उसे बाद में प्रोसेस किया जा सके या मैन्युअली चेक किया जा सके। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पक्का करता है कि चीज़ें खराब होने पर भी आपका डेटा बस गायब ना हो जाए। यहाँ फेलियर मोड साइलेंट फेलियर हो सकता है, जहाँ कोई भी असल में डीएलक्यू को मॉनिटर नहीं कर रहा होता और वो तब तक भरता रहता है जब तक कि पूरा क्यूइंग सिस्टम ही क्रैश ना हो जाए। एक इंटरव्यू में आपको इसे अपने अल्टीमेट सेफ्टी नेट के रूप में डिस्क्राइब करना चाहिए।
ये सिस्टम को किसी खास रिक्वेस्ट पर हार मानने की अनुमति देता है, लेकिन यूजर की इंटेंट को खोए बिना। हो सकता है कि कोई बैकग्राउंड वर्कर 1 घंटे बाद उसे फिर से ट्राई करे, या कोई इंजीनियर उसे चेक करे कि कहीं पेलोड ही तो खराब नहीं था। इन फेलियर्स को अलग करके आप अपनी मेन प्रोसेसिंग पाइपलाइंस को क्लियर और रिस्पॉन्सिव रखते हैं। ये एक ऑडिटेबल और रिलायबल सिस्टम बनाने का एक क्रिटिकल हिस्सा है, जो वर्स्ट केस सिनारियोस को भी ग्रेसफुली संभाल सकता है। आप रिट्राइज के बारे में तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आप आइडेम्पोटेंसी की बात ना करें। सेफ रिट्राई एग्जीक्यूशन के लिए यह सबसे जरूरी रूल है। ये इस तरह काम करता है कि आप एक ही काम को चाहे कितनी भी बार करें, उसका असर वैसा ही होगा जैसा पहली बार करने पर हुआ था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर सर्वर पर कॉल सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन नेटवर्क में रिस्पॉन्स खो जाता है, तो क्लाइंट उसे फिर से रिट्राई करेगा। अब अगर ये कोई पेमेंट कॉल है तो आप नहीं चाहेंगे कि कस्टमर को 2 बार बिल किया जाए, है ना? सबसे बड़ा फेलियर मोड तब होता है जब आप किसी नॉन आइडेम्पोटेंट ऑपरेशन को रिट्राई करते हैं, जिससे डुप्लीकेट डेटा और करप्टेड स्टेट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरव्यू में आपको आइडेम्पोटेंसी कीज का जिक्र जरूर करना चाहिए। ये वो यूनिक आईडी होती हैं जिनका इस्तेमाल सर्वर किसी डुप्लीकेट रिक्वेस्ट को पहचानने के लिए करता है और उसे दोबारा प्रोसेस करने के बजाय कैश्ड रिजल्ट वापस भेज देता है। ये वही सेफ्टी मैकेनिज्म है जो हमारी बाकी सभी रिट्राई स्ट्रैटेजीज को मुमकिन बनाता है। इसके बिना रिट्राइज असल में खतरनाक हो सकते हैं। ये दिखाना कि आप इस रिस्क को समझते हैं इंटरव्यूअर के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप एक सीनियर इंजीनियर हैं, जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी के साथ साथ डेटा इंटेग्रिटी की भी उतनी ही परवाह करता है। जब आप इंटरव्यू में रिलायबिलिटी से जुड़े किसी सवाल का जवाब दे रहे हों, तो आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। इंटरव्यूअर सिर्फ रीट्राई जैसा शब्द सुनकर खुश नहीं होंगे। वो असल में 5 मेन चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं: ट्रांजिएंट एरर्स को पहचानना, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का इस्तेमाल करना, जिटर ऐड करना, लेटेंसी बजट्स का ध्यान रखना और इडेम्पोटेंसी पक्की करना। एक दमदार जवाब में सर्किट ब्रेकर्स का जिक्र भी होना चाहिए, ताकि डाउनस्ट्रीम सर्विस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इससे आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप ट्रेड ऑफ्स को समझते हैं, कि रीट्राइज से अवेलेबिलिटी तो सुधरती है लेकिन लोड और लेटेंसी भी बढ़ जाती है। इन इंटरव्यूज में फेल होने का एक क्लासिक तरीका है इन्फिनिट रीट्राइज सजेस्ट करना। इससे आपको हर हाल में बचना है। इसके बजाय अपनी लिमिट्स के बारे में बात करें और ये बताएं कि उन लिमिट्स के हिट होने पर क्या होगा, जैसे कि डेड लेटर क्यू का इस्तेमाल करना। इन पॉइंट्स को कवर करके आप ये साबित करते हैं कि आपने प्रोडक्शन में इन प्रॉब्लम्स को झेला है और आप रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को संभालने के लिए तैयार हैं। ये दिखाने के बारे में है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो परसिस्टेंट भी हो और सेफ भी, और कंपनियां अपने सीनियर टैलेंट में ठीक यही तलाश रही हैं। तो हमने ये देख लिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आने वाले उन छोटे मोटे ब्लिप्स को कैसे हैंडल करना है। यहाँ मेन मेंटल मॉडल ये है कि हमें परसिस्टेंस और पोलाइटनेस के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना है। हमने 3 कोर स्ट्रैटेजीज कवर की हैं: क्विक फिक्स के लिए इमीडिएट रिट्राइज, सर्विसेज को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, और उन डेंजरस थंडरिंग हर्ट ट्रैफिक स्पाइक्स को रोकने के लिए जिटर। किसी भी डिजाइन इंटरव्यू में आपको ये दिखाना होगा कि आप इनके ट्रेड ऑफ्स को अच्छी तरह समझते हैं। बेशक रिट्राइज से रेजिलियंस बढ़ती है, लेकिन बिना आइडेम्पोटेंसी और स्ट्रिक्ट रिट्राई लिमिट्स के आप बस एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डीडीओस अटैक का रिस्क ले रहे होते हैं। जब आप इसमें सर्किट ब्रेकर्स और परसिस्टेंट फेलियर्स के लिए डेड लेटर क्यूज की लेयर्स जोड़ते हैं, तो आप सिर्फ आग बंद करके सर्वर को हिट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक सोफिस्टिकेटेड रिकवरी लूप बना रहे होते हैं। यही फर्क है एक ब्रिटल सिस्टम और एक ऐसे सिस्टम में जो वाकई प्रोडक्शन रेडी है। तो इसी के साथ एपिसोड 22 खत्म होता है। आज हमने कवर किया कि रेजिलिएंट कम्युनिकेशन बनाने का मतलब सिर्फ रीट्राइज नहीं, बल्कि उन्हें सेफ्टी के साथ बैलेंस करना है। अपने अगले सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के लिए ये बात जरूर याद रखिएगा कि सिर्फ एक सिंपल रीट्राई लूप काफी नहीं होता। आपको वहां ये दिखाना होगा कि आप इन 7 कोर एलिमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं: इमीडिएट रीट्राइज, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, जिटर, रीट्राई लिमिट्स, सर्किट ब्रेकर्स, आइडेम्पोटेंसी और डेड लेटर क्यूज। जब आप ये समझाते हैं कि ये चीजें कैस्केडिंग फेलियर्स को कैसे रोकती हैं, तो इससे पता चलता है कि आपको रियल वर्ल्ड बॉटलनेक्स की अच्छी समझ है। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है, तो अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में हम लीडर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां हम सिचुएशन, कोर अंडरस्टैंडिंग और इसके पर्पस को डिस्कस करेंगे। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में।